हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। बच्चों फिर आज टॉप 10 क्वेश्चन हम बोर्ड के जो केमिस्ट्री से इंपोर्टेंट हैं तो उन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखें और नोटबुक और पेन जल्द ले आए, और क्योंकि देखते देखते आपको नोट भी करना है, ठीक है। फेयर या रफ जो भी है, कोई भी नोटबुक हो तो जल्दी से पहला क्वेश्चन लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो आज का क्या है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन है ब्रोमोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन को टॉल्यूइन में कैसे परिवर्तित करेंगे, ठीक है। तो कैसे परिवर्तित करेंगे ये देखो, इसका आंसर हम करेंगे सबसे पहले। ये कन्वर्जन से रिलेटेड है, ठीक है। कन्वर्जन, ठीक है। तो कन्वर्जन क्वेश्चन है। तो ब्रोमोबेंजीन देखना कैसे कन्वर्जन करेंगे इसके बहुत सारी टेक्निक हो सकते हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं उसको ध्यान देना है। अभी ये हमने बनाया ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन हमने NaOH से करा दी, NaOH से। तो NaOH से कराने पर ये बना OH और प्लस NaBr, ठीक है। फिर हमने इसकी रिएक्शन कराई OH की, अल्कोहल की, जिंक के साथ। किसके साथ? जिंक के साथ। फिर हमने जिंक के साथ, ठीक है। जिंक के साथ रिएक्शन कराने पे अल्कोहल बेंजीन में चेंज हो जाता है, सबको पता है ना ये हमारा बेंजीन में, ठीक है। उसके बाद और एक जिंक ऑक्साइड भी निकल जाता है। इसको हम यहाँ पर ना लिखते हुए यहाँ लिखें तो बेटर होगा, NaBr, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा दी हमने Cl, और हमने इसमें कैटेलिस्ट डाल दिया Cl3। ये कौन सी है? फ्रीडल क्राफ्ट, ओके, क्राफ्ट अभिक्रिया। तो उसने क्या कर दिया, इसको किस में चेंज कर दिया? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या बन जाता है? ये CH3 लग गया, बन गया ना टॉल्यूइन। ये हमारा पहला कन्वर्जन हो गया, ठीक है। और तो यहाँ पर ये ब्रोमोबेंजीन था, वो अल्कोहल में चेंज किया। अल्कोहल में फिर जिंक के साथ रिएक्शन करा, जिंक ने उसको बेंजीन में चेंज कर दिया, बेंजीन से फिर फ्रीडल क्राफ्ट कराई, तो ये टॉल्यूइन बन गया, ठीक है। इसे जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? जैव निम्नीकृत होने वाले और जैव निम्नीकृत ना होने वाले अपमार्जक क्या है? अपमार्जक क्या है, ठीक है। और प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी देना है आपको। क्या देना है? प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। ये आपको देना है। तो सबसे पहले हम आंसर लिखेंगे, सबसे पहले आंसर करेंगे, ओके। और आंसर नंबर 2 का, ठीक है। आंसर नंबर 2 पहले हेडिंग डाल देते हैं हम, जैव निम्नीकृत अपमार्जक, ठीक है। अपमार्जक। तो जैव निम्नीकृत अपमार्जक क्या होते हैं देखना है। अपमार्जक क्या होते हैं पहले तो पता है, वो साफ करते हैं कपड़ों को, ठीक है, यस। और अब जैव निम्नीकृत क्या होते हैं? वे अपमार्जक जिनमें हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला कार्बन की
श्रृंखला की श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला शाखित नहीं होती, शाखित नहीं होती। यानी अगर कोई हाइड्रोकार्बन है उसमें ब्रांच नहीं है तो वो क्या होगा, जैव निम्नीकृत होगा। ठीक है, शाखित नहीं होती, वो आप मान लीजिए जिनमें हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला शाखित नहीं होती। ठीक है, होती है नहीं होती है, ये है। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल भी लिखना है, हम एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। अब एग्जाम्पल तो आप रट्टा मार के जाना। ठीक है, सोडियम लारिर सल्फेट, ये है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। उसी प्रकार जैव, अब है जैव, ये तो निम्नीकृत था, जैव निम्नीकृत ना होने वाला। ठीक है, जैव अनिम्नीकृत भी बोल सकते हैं, अनिम्नीकृत, जैव अनिम्नीकृत अपमार्जक। ठीक है, ये ऐसे अपमार्जक हैं जिनको आसानी से, यानी ये पॉल्यूशन फैलाते हैं। ठीक है, ये पॉल्यूशन फैलाते हैं, अपघटन नहीं होता है इनका। ठीक है, आसानी से सूक्ष्म जीव उनका अपघटन नहीं कर पाते, इसलिए इनको ऐसा बोलते हैं। और ये पॉल्यूशन भी फैलाते हैं, जबकि ये पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं। ठीक है, वे अपमार्जक जिनमें हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला शाखित होती है। ठीक है, शाखित होती है, यानी उसमें बहुत सारे ब्रांच होते हैं, शाखित होती है। ठीक है, होती है। जैसे एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल तो आपको रट्टा मानना पड़ेगा। ठीक है, सोडियम 4 1,3,5,7 टेट्रामिथाइल ऑक्टाइल। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया और बेंजीन लिख दिया। ये है हमारा जैव निम्नीकृत अपमार्जक जो नहीं होता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आईपीसी नाम लिखना है। ओके, निम्नलिखित के आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो इनके पहले तो हमें क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है CH3CO CH2CH3। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है, दूसरा क्या है CHO, और तीसरा है हमारे पास, तीसरा हम यहाँ पर लिख देते हैं, चौथा भी है, तीसरा हमारे पास है CH3 ठीक है, और ये चौथा हमने यहाँ पर लिख दिया, चौथा हमारे पास है C और OOH। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक, अब हम इसका नाम लिख देते हैं आईयूपीएसी नेम। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेम लिखने को जरूर आएगा पेपर में। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जब तक इसको इरेज कर लेते हैं ऊपर वाले को। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको आईयूपीएसी नेम लिखने आते हैं, नहीं आते हैं? आते हैं। ठीक है, यस। और अगर नहीं आते हैं तो जो एनसीईआरटी की बुक के एक्सरसाइज वाले हैं ना, नॉमेनक्लेचर, उनको सारे कर लेना। ठीक है, जल्दी से बैठो, 5 मिनट में टाइमर लगाओ कि मैं 5 मिनट में ये एक्सरसाइज पूरी कर लूँगा। ठीक है, ऐसे तो जल्दी से उनको करके दिखा दो। तो अब देखना, हाँ, इसका नाम, तो सबसे पहले इसका नाम, ये कौन सा है, कीटोन ग्रुप है। देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये कीटोन ग्रुप है। ठीक है, तो कीटोन ग्रुप है यानी 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन, और 2 पे क्या हो गया, ओन। ठीक है,
कीटोन ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं हम, ओन लगाते हैं, इसे ध्यान, इसका नाम ये हो गया। इसका नाम तो अभी पता ही है, एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है CHO, तो एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं, तो ये हो गया मैथेनेल। ओके, मैथेनेल अल लगा दिया। इसका नाम क्या हो गया, नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3। अब देखो यहां पर ध्यान से, ये एल ग्रुप है और लेकिन इसमें 3 कार्बन है, तो प्रो ये हो गया। और 2 पे क्या लगा है, इन लगा है, डबल बॉन्ड, ठीक है। और 1 पे क्या लगा है, अल लगा है, ये हो गया, ठीक है। और अब इसका बच्चा, इसमें 2 हैं, तो इसके दो के लिए क्या होता है, ये हो गया एथेन, हाँ एथेन 1,2 डाई ओइक। ओके, डाई ओइक 2 है ना ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 है, तो इसलिए डाई ओइक लगा दिया। इसके लिए क्या लगता है लास्ट में, ओइक लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लो, IPC नेम। देखो जब भी कोई चीज़ नहीं आएगा आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, ठीक है। बार बार आप उसको करोगे तो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि मुझे कैसे आएगा, सोचते रह जाओगे, फिर ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो आएगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अयस्क तथा खनिज, इसको रफ में लिखते रहना, रफ या फेर में, ओके। इनको क्वेश्चन को प्रैक्टिस हो जाएगी अगर बार बार लिखोगे ना। क्वेश्चन तो वही आने हैं, कीप इन माइंड, जो मैं ये बता रहा हूँ ना, 100 क्वेश्चन होने जा रहे हैं आज हमारी पूरी प्ले लिस्ट में, उसी में से 30 क्वेश्चन टपकने वाले हैं। अयस्क तथा खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको अंतर बताने हैं, आंसर देखना, हाँ आंसर क्या है, अयस्क। तो सबसे पहले हम अयस्क लिख लेते हैं, अयस्क। तो अयस्क की परिभाषा क्या है बताना, हाँ। और एक होता है खनिज, वो दोनों की परिभाषा लिखेंगे हम, खनिज। तो पहले खनिज की लिख लेते हैं, ठीक है। यस, धातु के ऑक्साइड, ठीक है, ये यौगिक, ओके, ऑक्साइड्स, क्योंकि वो ऑक्साइड भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं, यौगिक भी कह सकते हैं हम उन्हें, यौगिक जो पृथ्वी की परत में पाए जाते हैं, ठीक है, में पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। और इनको खनन द्वारा निकाला जाता है, ठीक है, इनको निकाला जाता है, ठीक है, इनको खनन द्वारा निकाला जाता है, इनको खनिज कहते हैं, ठीक है। जबकि अयस्क क्या होते हैं, खनिज में पाए जाने वाले धातु की मात्रा अधिक होने पर, ठीक है, अधिक, अगर कोई खनिज में धातु की मात्रा अधिक होगी, ठीक है, खनिज में पाए जाने वाले धातु की मात्रा अधिक होने पर वे खनिज उस धातु का अयस्क कहलाता है, उस धातु का अयस्क कहलाता है, ठीक है, ये हो गया। अगर आपने खनिज निकाला, उसमें कोई धातु ज़्यादा मात्रा में पाई गई, यानी उसका निष्कर्षण बहुत आसानी से हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हम अयस्क, ठीक है, धातु का अयस्क कहलाता है, ठीक है। जैसे कमेंट करके बताना कि जो एल्युमिनियम का अयस्क है वो क्या है, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। तो ये 4th वाला हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधे 5th में। तो 5th वाला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं, जल्दी से आप नोट कर लो। और आपने अगर एनसीईआरटी बुक पकड़ी है तो उसमें भी है ये, उसको हाईलाइट कर देना, क्योंकि डिफरेंस जरूर आता है किसके बीच, अयस्क और खनिज के बीच,
तो अयस्क और खनिज के बीच एक डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि खनिज और अयस्क होते क्या हैं, ठीक है। ये है अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है देखो, गालक तथा धातुमल में अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपको गालक और धातुमल में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। ये है। अब है गालक, सबसे पहले हम गालक लिख देते हैं, फिर हम धातुमल लिखेंगे। गालक क्या होता है? गालक होता है, गालक गैंग को निकालने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं मैं? ये और एक फॉर्मूला भी होता है, आपको पता है, गालक प्लस गैंग क्या बनता है? धातुमल। ठीक है, ये है धातुमल। ठीक है, अब हम इसका धातुमल की परिभाषा लिख देंगे। ठीक है, धातुमल। तो धातुमल कैसे बनता है? धातुमल गालक व गैंग को मिलाके बनता है। ठीक है, बनता है, जो आसानी से शुद्ध धातु से अलग हो जाता है, अलग किया जा सकता है। ठीक है, अलग किया जा सकता है, ये है। ठीक है, ये क्योंकि गैंग को आसानी से अलग करना आसान नहीं होता, इसलिए हम उसमें गालक डालते हैं। गालक गैंग को पकड़ लेता है और धातुमल बना देता है। धातुमल को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। तो धातुमल और गालक बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2009 में आया भी था। ठीक है, यहाँ पर स्पेस कर दिया था, गालक प्लस ... धातुमल। तो आपको याद रखना, गालक को गैंग में मिलाएंगे। गैंग क्या होती है? अशुद्धियां होती हैं, है ना। अशुद्धियों को दूर करने के लिए गालक मिलाते हैं। गालक अशुद्धियों के साथ मिलकर क्या बनाता है? धातुमल बनाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं हम सीधे 6 की ओर। इसे नोट कर लेना, बुक है तो हाईलाइट करो। ठीक है, अगर बुक है तो नोट करने की जरूरत नहीं है, हाईलाइट कर देना लेकिन वहां पर। ठीक है, कि ये क्वेश्चन भी आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखना, प्रगलन तथा भर्जन में अंतर स्पष्ट कीजिए। में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, आपको अब अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आंसर लिखना है आपको 6। तो आंसर क्या है? तो पहले हेडिंग डालना है प्रगलन। ठीक है, प्रगलन, और यहां पर लिख देना है भर्जन। क्या लिखना है? भर्जन। तो प्रगलन क्या होता है? प्रगलन में क्या करते हैं हम, देखना। हाँ, प्रगलन क्या होता है? धातु को उसके ऑक्साइड से कोक डालकर, ठीक है, कोक यानी कार्बन डालकर, ठीक है, से ऑक्साइड से कोक डालकर
प्राप्त करने की प्रक्रिया है, प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये क्या है समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? देखना है ध्यान से। हमने क्या किया, हमने कार्बन डाला और हमारे पास था जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास ऑक्साइड था, उसमें हमने कार्बन डाला तो ये जिंक शुद्ध धातु मिल जाएगी हमको। ठीक है, तो ये होता है प्रगलन। ठीक है, अब हम निकलेंगे भर्जन। भर्जन में क्या होता है? यस, भर्जन केवल किसका हो सकता है? सबसे पहले तो भर्जन सल्फाइड अयस्क को उसके ऑक्साइड में बदल देता है। ये कोई भी आपने सल्फाइड अयस्क डाला उसके ऑक्साइड में बदल देगा। ठीक है, तो भर्जन सल्फाइड अयस्क को उसके ऑक्साइड में बदल देता है। और इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन की क्या होती है? ऑक्सीजन भी दी जाती है, इसमें ऑक्सीजन दी जाती है, जबकि निस्तापन होता है उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है, ऑक्सीजन भी दी जाती है। ठीक है, दी जाती है तो जाती है। भर्जन मतलब हो गया भूनना, रोस्टिंग कहते हैं ना इंग्लिश में इसको। ये भर्जन मतलब आपने भून रहे हो। ठीक है, तो इसको लिख लेना भर्जन और भर्जन और निस्तापन में भी अंतर आता है, इसको भी हाईलाइट कर लो। ठीक है, भर्जन और निस्तापन में। ठीक है, अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा 6 नंबर, इसको नोट कर लो 6 नंबर के क्वेश्चन को। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखना। हाँ, किण्वन क्या होता है? ठीक है, किण्वन क्या होता है? तो किण्वन अल्कोहल वाले चैप्टर में पहुंच जाओ, वहां मिल जाएगा आपको। और फिर आगे भी पूछा गया है सिरे से एथिल अल्कोहल किस प्रकार प्राप्त करते हैं रासायनिक समीकरणों सहित समझाइए। ठीक है, समझाइए। तो सबसे पहले किण्वन क्या किसे कहते हैं? आंसर लिख देंगे हम। आंसर अल्कोहल चैप्टर निकाला आपने, वहां देखा किण्वन होता है, लिखा है देखो किण्वन। ठीक है, तो किण्वन की परिभाषा क्या है? सुक्रोज भी कह सकते हैं हम, सुक्रोज। ओके, सुक्रोज या सीरा एक ही है। ठीक है, दोनों मीठे होते हैं। सुक्रोज से एथिल अल्कोहल को एंजाइम की उपस्थिति में बनाना किण्वन कहलाता है। ठीक है, यह है किण्वन कहलाता है। बस हो गया, एंजाइम की उपस्थिति में। हाँ, सिरे से एल्किल को एंजाइम की उपस्थिति बनाते हैं, उसी को किण्वन कहा जाता है। ठीक है, अब इसके लिए दोनों रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले क्या होता है? सुक्रोज या सीरा, फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। इसको किस में डालेंगे हम? वाटर में। और इसमें जो इनवर्टेस, ये कौन सा एंजाइम होता है? इनवर्टेस। और वो किस में चेंज कर देता है इसको? C12O6 प्लस C6H12O6 में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? C6H12O6 को जाइमेज डालते हैं। क्या डालते हैं? ये एंजाइम के नाम याद रखने हैं आपको, ये जाइमेज और इन्वर्टेज दो काम आते हैं। ये इसको बदल देता है C2H5
OH में, ये बन जाता है एथिल अल्कोहल। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये इसको 2 कर देते हैं, नहीं इसको 2 नहीं, ओके बैलेंस तो हम कर सकते हैं, बस ओवरऑल बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एथिल, तो ये प्रोसेस होती है और इसकी केमिकल रिएक्शन भी हमने लिख दी। तो इसमें 2 एंजाइम काम करते हैं, एक इन्वर्टेज करता है, दूसरा जाइमेज करता है। ठीक है, यस, तो दोनों को याद रखना है। और कीड़ोन क्या होती है, सुक्रोज से एथिल अल्कोहल बनाने की एंजाइम की उपस्थिति में एक प्रक्रिया है। ठीक है, यस, तो अब हम चलते हैं सीधे कहाँ की ओर, 8th क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो इसे दोनों इरेज कर देते, जब तक तुम कीड़ोन नोट कर लो और ये हाईलाइट कर दो, अगर बुक ओपन है तो आपकी NCERT या कोई भी रेफरेंसेस बुक। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है पेप्टीकरण। पेप्टीकरण क्या है, पेप्टीकरण, पेप्टीकरण जरूर आएगा। ठीक है, पेप्टीकरण पर संक्षिप्त 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 टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखनी है, टिप्पणी लिखिए। ओके, ये तो आंसर क्या हमारा है, आंसर है पेप्टीकरण। हेडिंग डाल देते हैं हम, पेप्टीकरण। पेप्टीकरण, तो पेप्टीकरण क्या होता है देखना। हाँ ठीक है, ताजे अवक्षेप में विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाने से अल्प मात्रा मिलाने से कोलाइडी बिलियन बनता है। इस प्रक्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। बस हो गया, पेप्टीकरण कहते हैं, पेप्टीकरण कहते हैं, ये है पेप्टीकरण कहते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई अवक्षेप है, अवक्षेप मतलब पीपीटी, ठीक है, जिसको पानी में नहीं घोला जा सकता, उसमें आपने कोई विद्युत अपघट्य डाला, वो भी अल्प मात्रा डाली, तो आपको एक कोलाइडी विलयन मिल जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम पेप्टीकरण कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक पेप्टीकर्मक होता है, इसे हम पेप्टीकर्मक भी कहते हैं, क्योंकि ये पेप्टीकरण कर रहा है तो इसको पेप्टीकर्मक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी परिभाषा हो गई। और अब इसको हाईलाइट भी कर देना वहां पर कि पेप्टीकरण भी आता है। ठीक है, पेपर में पेप्टीकरण, तो ये एक कोलाइडी विलयन बनाने की एक प्रोसेस होती है। ठीक है, क्या होती है, कोलाइडी विलयन बनाने की प्रोसेस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन 9, ओके। क्वेश्चन 9 क्या है, अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर बताइए, अंतर बताइए। ठीक है, तो आंसर देखो, आंसर 9, ओके। एक ज़्यादा मार्क्स का है नहीं, तो अंतर 1 या 2 हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो अधिशोषण हम ऐसे करते हैं, अधिशोषण इसके 2 पार्टीशन कर देते हैं बोर्ड के, अधिशोषण। ठीक है, ये अधिशोषण हो गया और ये क्या हो गया, अवशोषण। अधिशोषण क्या होता है, यह पृष्ठीय घटना है, पृष्ठीय घटना है, होती है ना पृष्ठ में, घटना है। जबकि हम ये लिखेंगे, यह पृष्ठीय घटना नहीं है। ठीक है, यह पृष्ठीय घटना नहीं है। दूसरा अंतर क्या लिखेंगे, यह
जो आपको उसमें याद आ रहा हो आप 4-5 अभी लिख लीजिए, एनसीईआरटी बुक से नोट भी कर लीजिए, उसमें डिफरेंस लिखा है, ठीक है। यह ऊष्माक्षेपी होता है, यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है ना, यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, और जबकि यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया ना, ये हो गया, ठीक है। तो आप एक या दो अंतर लिख सकते हैं, ठीक है। और आप अभी तो, लेकिन अभी क्या कीजिए, एनसीईआरटी बुक में डिफरेंस है 2-3 उनको नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। यस, अब है क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th में चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, देखो, हाँ, रक्सीकोलाइड जो स्वर्ण संख्या है ना, स्वर्ण संख्या रक्सीकोलाइड की ही मात्रा है, ठीक है। रक्सीकोलाइड से क्या आशय है, ये बताना है हमको, ठीक है। तो अब देखते हैं आंसर में क्या करते हैं। आंसर 10th, तो आंसर 10th में क्या देखना, पहले हेडिंग डालेंगे हम रक्सीकोलाइड ही, ओके, रक्सीकोलाइड। तो रक्सीकोलाइड हेडिंग डालने के बाद हम क्या करेंगे, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। वैसे बाय द वे रक्सीकोलाइड होते क्या है पता है, जो द्रवरागी कोलाइड है। तो ये देखो लिखता हूं मैं, रक्सीकोलाइड द्रवरागी कोलाइड होते हैं, ठीक है, होते हैं, यह द्रवरागी कोलाइड होते हैं। क्या है, रक्सीकोलाइड द्रवरागी कोलाइड होते हैं, जो द्रवविरागी कोलाइड को स्कंदन होने से रोकते हैं, होने से रोकते हैं, बस ये है, ठीक है। ये क्या है, एक द्रवरागी, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको स्कंदित होने से, किसको, द्रवविरागी, क्योंकि वो आसानी से क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं, इसलिए, ठीक है। तो बच्चों ये जो 10 क्वेश्चन हैं इनको हाईलाइट कर लिया होगा आई होप, और आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं, ओके। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट, शेयर, और कोई भी आपके ग्रुप हैं जो 12th के बच्चों से रिलेटेड है तो उनको वहां शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो काला बटन दिख रहा होगा, तो प्लीज काला बटन दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी अच्छी वीडियो नोटिफिकेशन आपको आता रहे, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं फिर आपको एक नई वीडियो में मिलूंगा, वहां हम फिर एक नई टॉपिक पे बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक बोर्ड में आ सकते हैं। तो ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बच्चों, तो खूब पढ़ाई कीजिएगा 15-15 घंटे, ओके। आपका जो रिजल्ट होगा बहुत अच्छा होगा, आपके 90+ मार्क्स होंगे केमिस्ट्री में आई होप, ओके। बट आप मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। तब तो मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।